चैनल एजू एनवायर में आपका स्वागत है। मैं जया। हम लोग प्राचीन भारत की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने अनेक महत्वपूर्ण चैप्टर देख लिए हैं। धीरे धीरे अब हम प्राचीन भारत की समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में हमने लास्ट वीडियो में देखा था गुप्त काल का भाग फर्स्ट। इसमें हमने देखा था किस प्रकार से गुप्त काल की स्थापना होती है और इनके राजाओं का क्रम क्या था तथा इन राजाओं से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, इस सब पर हमने चर्चा कर ली थी। आज हम बात करेंगे मूल रूप से गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में, किस प्रकार से इतने बड़े साम्राज्य को चलाया जाता था और सत्ता का विकेंद्रीकरण या केंद्रीकरण किस प्रकार से था, यानी कि केंद्रीकृत सत्ता थी या फिर सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया गया था। इन सब की चर्चा हम इस भाग में करेंगे। साथ ही देखेंगे हम धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक तथा सामाजिक जीवन के संदर्भ में बात करेंगे। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं गुप्तकालीन प्रशासन के संदर्भ में। कोई भी प्रशासन जो कि राजतंत्रात्मक है यानी कि राजा के अधीन है, उसमें सर्वोच्च सदैव ही राजा ही रहेगा। यानी कि अगर केंद्रीकरण की बात करें कि सर्वोच्च शक्तिमान कौन है और शक्तियां किसमें निहित है, तो राजा में ही निहित है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी गुप्त काल में भी सर्वोच्च कौन है, तो राजा है। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक जो भी हम मौर्यकालीन प्रशासन में देख रहे थे, यानी इसकी तुलना अगर मौर्य काल से करें तो फिर हम देखेंगे कि मौर्य काल में राजा के पास सारी ही शक्तियां नहीं थी, यानी कि मूल रूप से प्रशासन केंद्रीकृत था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे शुरुआती कुछ राजाओं में जो कि बहुत प्रभावशाली राजा रहते हैं, वहाँ पर तो सत्ता केंद्रीकृत रहती है। लेकिन धीरे धीरे जो स्कंदगुप्त के बाद में आने वाले जो राजा रहते हैं वे सत्ता को पूरी तरह से नहीं संभाल पाते हैं और यहाँ पर आप सत्ता का विकेंद्रीकरण देखने के लिए पाएंगे। यानी कि सत्ता पर क्योंकि एक तरह से गुप्त काल में भूमि दान देने की भी प्रथा थी और जिससे कि भूमि का दान लेते लेते कुछ लोगों का अपना खुद का छोटा साम्राज्य निर्मित हो गया था। तो यहाँ पर आप सत्ता का विकेंद्रीकरण के रूप में एक सामंती व्यवस्था का उद्भव भी देखेंगे। तो सबसे पहले आपने जान लिया कि प्रशासन में सर्वोच्च कौन है, राजा। और राजा को यहाँ पर देवीय शक्तियों से निहित माना गया, यानी ये माना गया कि राजा के पास देवीय अधिकार है और वह राजा बनने के लिए ही पैदा हुआ है। इस तरह की चीजें आपको गुप्तकालीन प्रशासन में देखने के लिए मिलेंगी। तथा एक और महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पे जो राष्ट्र है, यानी कि यहाँ पे किस प्रकार से विकेंद्रीकरण होता है, तो पहले सबसे प्रांत है और प्रांतों को किसमें बांटा गया था, भुक्ति में, भुक्ति को फिर विषय में और विषय को ग्राम में। यानी कि प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो ग्राम थी और ग्राम को मिलाकर विषय, विषयों को मिलाकर भुक्ति और उसके बाद प्रांत बनता था। तो ये क्रम आपको याद रखना है। दूसरा, इनके जो अधिकारी थे यानी इनके जो उच्च अधिकारी थे, सर्वोच्च अधिकारी थे, उनको क्या कहा जाता था, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो प्रांत का जो अधिकारी था यानी प्रांत को जो संभालता था उसको कहा जाता था गोपना, तथा भुक्ति का जो अधिकारी था उसको उपरिक्त और विषय का अधिकारी विषयपति कहलाता था तथा ग्राम का अधिकारी ग्रामिक कहलाता था। तो इस प्रकार से प्रशासन यानी कि इस प्रकार से जो राष्ट्र था उसको विभक्त किया गया था छोटी छोटी इकाइयों में, ताकि प्रशासन को आसानी से संभाला जा सके। जैसे आज के दौर में भी आप देखते हैं तो पहले देश है और देश के नीचे राज्य है, राज्यों के नीचे फिर जिले हैं, जिलों के नीचे ग्राम है। इसी प्रकार की व्यवस्था आपको गुप्तकालीन प्रशासन में भी देखने को मिलती है। आइए देखें आगे न्याय व्यवस्था के संदर्भ में। तो न्याय, क्योंकि शक्तियां राजा में ही निहित रहती हैं राजतंत्रात्मक प्रशासन में, तो यहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायाधीश होगा वो राजा ही होगा, यानी अंतिम निर्णय जो करेगा वो राजा होगा। तथा यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात देखने के लिए मिली, क्योंकि भूमि दान देने की प्रथा का प्रचलन आप सातवाहन वंश में देखते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप गुप्त काल की तरफ जब आएंगे तो देखेंगे इस प्रथा का बहुत ही अधिक प्रचलन बढ़ गया था। तो यहाँ पर जो है नगद वेतन ना दे करके कुछ लोगों को भूमि दान भी दी जाती थी। तो यहाँ पर क्या देखा आपने कि दीवानी और फौजदारी मामलों का अलग अलग उल्लेख मिलता है। तो दीवानी और फौजदारी मामलों का उल्लेख भूमि दान की प्रथा के कारण ही उद्भूत हुआ।
उसके बाद यहाँ पर देखें आप तो मृच्छकटिकम में जो है नगर के न्यायालय को अधिकरण कहा जाता था। यहाँ पे 4 प्रकार के गुप्त काल में 4 प्रकार के न्यायालयों की जो है चर्चा की गई है। 4 प्रकार के न्यायालय, जैसे कि व्यापारियों के न्यायालय जो श्रेष्ठी थे उनके अलग न्यायालय थे। राजा जो है वो तो सर्वोच्च था ही। कुल मिलाकर आपसे अगर यहाँ पर पूछेगा कि न्याय व्यवस्था में कितने प्रकार के न्यायालय की व्यवस्था थी, तो यहाँ पे 4 प्रकार के न्यायालयों की बात की गई है। अब यहाँ पे एक चीज देख लीजिए कि नगर के न्यायालय का जो अधिकारी होता था वो अधिकरण कहलाता था, यानी कि नगर के न्यायालय को अधिकरण और वहाँ के न्यायाधीश को अधिकरणी कहा जाता था। फिर यहाँ से आगे बढ़े तो धार्मिक स्थिति की बात करें। धार्मिक स्थिति में जो यानी कि जो गुप्त काल में राजा हुए हैं ये लोग वैष्णव धर्मानुयायी थे, यानी कि मूल रूप से ये वैष्णव धर्म को मानते थे। और इनके राज चिन्हों पर यानी कि इनकी यहाँ से जो मुद्राएं प्राप्त हुई उन मुद्राओं पे आप कहीं ना कहीं गरुड़ का चिन्ह देखेंगे। तो कुल मिलाकर गरुड़ जो था इनका राजकीय चिन्ह था, इसीलिए आप मुद्राओं पर इनको देखेंगे। हालांकि इसी काल में आप मोर प्रकार का भी एक सिक्का देखेंगे। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। कई प्रकार की मुद्राएं चलाई गई, जैसे राजा रानी प्रकार की मुद्रा थी, तो कई प्रकार की मुद्राओं का यहाँ पर प्रचलन था। लेकिन अगर मोर उससे गरुड़ से संबंधित प्रश्न पूछे तो गरुड़ जो है इनका राजकीय चिन्ह था। तो यहाँ पे मगर ये बौद्ध धर्मानुयायी थे, लेकिन बौद्ध धर्म का उत्थान भी साथ में ही होता रहा। हालांकि जैन धर्म से संबंधित अगर बात करें तो जैन धर्म का विनाश नहीं हो गया था, लेकिन इसके बहुत ही सीमित उत्थान के प्रमाण मिलते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म के उत्थान के प्रमाण आपको कुमारगुप्त के संदर्भ में मिलेगा कि कुमारगुप्त ने इसी काल में यानी गुप्त काल में ही कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई, जो शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था और ये जो है भारत की एक विरासत के रूप में भी जाना जाता है। तो इसी काल में यानी कि गुप्त काल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इससे पता चलता है कि बौद्ध धर्म भी अपना धीरे धीरे करके उत्थान कर रहा था। हालांकि जो गुप्तकालीन शासक थे वे वैष्णव धर्मानुयायी थे। इसके बाद आगे बढ़े तो आप देखेंगे इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की तथा गरुड़ को अपना राजकीय चिन्ह बनाया। देवगढ़ झांसी से जो है वो मिलते हैं, प्रमाण मिलता है। देवगढ़ झांसी से दशावतार मंदिर का प्रमाण मिलता है, जो कि वैष्णव धर्म का जो है प्रचायक है। तो यहाँ से देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर जो है वो किसका प्रचायक है, तो वो प्रचायक है वैष्णव धर्म का। अब यहाँ से एक और बात, यानी कि इससे पहले गुप्त काल से पहले तक भारत में जब वैदिक धर्म था तो उस समय मंदिरों के प्रमाण नहीं मिलते हैं, क्योंकि आप देखेंगे इससे पहले और कहीं पर भी आपको मंदिरों के प्रमाण नहीं मिलेंगे। गुप्त काल में आकर ही मूर्तियों और मंदिरों के प्रमाण मिलना शुरू हुए हैं। यानी कि इस काल में मूल रूप से अब लोग जो हैं मूर्ति उपासक हो गए थे। इससे पहले आप जब देख रहे थे जो है वैदिक काल को, तो भारत में कहीं पर भी मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं किया गया। यज्ञ के अनुष्ठान किए जाते थे, मंत्रों की और जो क्या होता है प्रकृति की पूजा होती थी, लेकिन इस प्रकार से मंदिर बना करके कहीं पर भी पूजा का प्रमाण नहीं मिलता। ये प्रमाण आपको गुप्त काल में ही आकर देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहाँ की सामाजिक स्थिति की बात करें तो समाज अभी भी 4 वर्गों में विभाजित था। जैसा कि आप जानते हैं, शुरू से ही आप पढ़ते आ रहे हैं कि समाज 4 वर्गों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में। लेकिन यहाँ पर और वैदिक धर्म में क्या अंतर है, तो वैदिक धर्म में जो समाज को विभाजित किया गया था वो जन्म से आधारित वर्ण व्यवस्था नहीं थी, बल्कि वो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी। और वहाँ पर कोई भी अपने कर्म के आधार पर, यानी अगर वो किसी शूद्र के या मतलब मान लीजिए कि अगर वो किसी निम्न कार्य करने वाले के घर में भी उसका जन्म होता है, वो किसी अच्छे कार्य को करता है, यानी कि वो विद्या से संबंधित या पठन पाठन संबंधित कार्य करता है, तो वो शूद्र के यहाँ होकर भी ब्राह्मण माना जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था आप वैदिक धर्म में देखते हैं। लेकिन गुप्त काल में आते आते अब यह व्यवस्था कर्म आधारित न रह करके जन्म आधारित हो गई थी। इसका मतलब अब जो है आप जिस कुल में आपका जन्म हुआ है आप उसी के नाम से जाने जाएंगे। उसके बाद जो है फयान के अनुसार समाज में अस्पृश्य वर्ण थे, यानी कि अस्पृश्यता के प्रमाण मिलते हैं। लोगों को
छुआछूत और ऊंच नीच की भावना लोगों में थी। ये तो कुछ लोग जो मांसाहारी थे या फिर कुछ जो खराब कर्म करते थे, ऐसे लोगों को अंत्यज या फिर चांडाल कहकर संबोधित किया गया है। कायस्थों के उदय का उल्लेख गुप्त काल में ही मिलता है। ये कहाँ से आपको याज्ञवल्क्य की स्मृति में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपको कायस्थ जाति के उद्भव का प्रमाण मिलता है। इससे पहले कायस्थ जाति का कहीं पर प्रमाण नहीं है, यानी कि ये ऐसी जातियाँ थी जो कि या तो वर्ण संकर थी और या फिर ये मूल रूप से इनका कार्य पठन पाठन से संबंधित था। वर्ण संकर थी या नहीं थी, ये एक जो है विवादित विषय है, लेकिन कायस्थों का प्रमाण जो है आपको गुप्त काल में आकर देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आती है इस काल में, तथा दास व्यवस्था का भी प्रचलन था। तो 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है इस काल में, और स्त्रियों की दशा धीरे धीरे करके जो है निम्न होती जाती है। और आप देखेंगे यहीं से यानी कि धीरे धीरे करके गुप्त काल से आगे बढ़ेंगे और फिर जब भारत के मध्यकालीन भारत में आते हैं तो आप देखेंगे कि स्त्रियों की दशा अत्यंत निम्न हो जाती है। तो यहीं से ये सब क्रम चलता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था का मूल आधार जो है कृषि ही थी, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर उद्योग नहीं थे। हालांकि उद्योग और वाणिज्य और व्यापार का पूर्णतः उत्थान इस काल में आपको देखने के लिए मिलेगा, फिर भी जो मूल आधार था वो कृषि ही थी। और यहाँ पर कृषि योग्य भूमि का वर्णन किया गया है। तो 5 प्रकार की कृषि योग्य भूमि का वर्णन मिलता है। क्षेत्र वो कृषि भूमि थी जो कि खेती के लिए उपयुक्त थी, तथा वास्तु जो है निवास करने योग्य भूमि को कहा जाता था। हिल ऐसी भूमि जो जोती नहीं जाती थी, लेकिन वहाँ से अगर कोई उपज होती थी, यानी कि नेचुरल वेजिटेशन जो भी होता था उसको लिया जाता था, लेकिन इस भूमि की जुताई नहीं की जाती थी। उसके बाद अपरहत क्या था, तो बिना जोती हुई जो जंगली भूमि होती थी उसको अपरहत कहते थे। और गोचर जो पशुओं के चारा योग्य भूमि थी, यहाँ से कोई इस प्रकार की विशिष्ट फसल नहीं उगाई जा सकती थी। तो ये जो आपको मैंने बताया भूमि के प्रकार, ये इसलिए बताया है क्योंकि टैक्स जो कलेक्ट किया जाता था उस पर सीधा सीधा असर इस भूमि के अनुसार ही टैक्स कलेक्ट किया जाता था, यानी कि जैसी फसल होगी उसी के अनुसार टैक्स लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 1/6 जो है टैक्स की बात की गई, यानी कि बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं लेविस किया गया था, फिर भी टैक्स जो है 1/6 लिया जाता था। और जैसी भूमि होती थी उसी के अनुसार, तथा राजा जो थे उस काल के सिंचाई की व्यवस्था राज्य करता था। और अगर किसी प्रकार की जनता को परेशानी होती थी तो राजा मदद करते थे। इस प्रकार से क्या होता है, जनता और राजा दोनों ही खुश थे और समाज अच्छे ढंग से चल रहा था। इसीलिए इस काल में आप अर्थव्यवस्था की उन्नति देखेंगे। अब आगे बढ़े तो आप देखेंगे कि इस काल में वस्त्र उद्योग जो था, वस्त्र का उद्योग ही सबसे प्रमुख उद्योग था। जिस प्रकार से आप देखते हैं मौर्य काल में वस्त्र उद्योग भारत का एक प्रमुख उद्योग था, ठीक उसी प्रकार से इस काल में भी यानी कि गुप्त काल में भी वस्त्र उद्योग भारत का प्रमुख उद्योग था। इसके बाद आंतरिक और बाह्य दोनों ही व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। तो दक्षिण एशिया के जो भी देश थे तथा चीन के साथ व्यापार होता था। और इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा भी था कि कनिष्क ने किस प्रकार से जो चाइना से होकर के रेशम आता था, यानी कि रेशमी कपड़ों का व्यापार होता था या रेशम बिकने के लिए जाता था, उस पूरे मार्ग पर कनिष्क ने नियंत्रण कर लिया था और वहाँ से यानी कि रेशम मार्ग से वो टैक्स वसूलता था। तो इस प्रकार से दक्षिण एशिया और चीन से व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। तो आंतरिक और बाह्य दोनों ही प्रकार के व्यापार होते थे इस समय। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं इस काल में जारी की गई और जो सोने की मुद्राएं थी उनको दीनार कहा जाता था। तो ये जो दीनार शब्द है वो गुप्त काल में आया, दीनार कहा जाता था। तथा चांदी की जो मुद्राएं थी उनको रुपये का कह के संबोधित किया जाता था। अब यहाँ पे बात करें मूर्ति कला और चित्रकला की, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से कई बार प्रश्न बनते हैं, क्योंकि ये भारत का सिर्फ अपने प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में ही नहीं बल्कि अपनी जो है सांस्कृतिक उन्नति के कारण इसको गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहकर संबोधित किया गया है। तो यहाँ पर मूर्ति कला और चित्रकला का भी बहुत विकास हुआ। तो आइए देखते हैं इसमें क्या। तो जो अजंता की वर्ल्ड फेमस पेंटिंग्स हैं ये और बाघ की जो चित्रकला है ये गुप्त काल से संबंधित है। इसमें जो है जो टोटल अजंता में 29 गुफाएं हैं, उनमें से गुफा नंबर 16
जो है गुप्तकालीन गुफाएं हैं और अजंता की गुफाओं का जो रिलेशन है, यानी कि अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पे जो है भगवान बुद्ध की तरह तरह की चित्रकारी मिली है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मूर्ति कला और चित्रकला का भी विकास हुआ। तो आइए एक बार चैप्टर को रिकॉल कर लें। देखें, हमने बात की गुप्त काल के प्रशासन के संदर्भ में कि यहाँ पर सर्वोच्च कौन था, राजा था। प्रांत, भुक्ति, विषय और ग्राम के रूप में प्रशासन को बांटा गया था। प्रांतों के जो हेड थे वो गोपना, उपरिक्त, विषयपति और ग्रामिक कहलाते थे। इसके बाद न्याय व्यवस्था की बात की हमने। दीवानी और फौजदारी मामले जो है वो इस काल की विशेषता है, यानी कि यहाँ पर इसका आइए तो इसको एक बार रिकॉल कर लें और देखें क्या क्या अभी तक हमने पढ़ा है। हमने पढ़ा है अभी तक इसके प्रशासन के संदर्भ में। प्रशासन का सर्वोच्च राजा था और प्रांत जो प्रशासन था वो 4 भागों में विभक्त था। प्रांत, भुक्ति, विषय और ग्राम में प्रांतों के हेड को गोपना तथा भुक्ति के हेड को उपरिक्त, विषय के हेड विषयपति और ग्राम के हेड को ग्रामिक कहा जाता था। तथा न्याय व्यवस्था की बात करें तो सर्वोच्च कौन था न्याय का, न्यायाधीश वो राजा था। तथा प्रथम बार दीवानी और फौजदारी मामलों को उल्लेखित किया गया। भूमि दान देने की प्रक्रिया इस काल में बढ़ती है, इसलिए यहाँ पर सामंती व्यवस्था के बारे में भी बात की गई। तथा मगध कटकम में न्यायालय को अधिकरण और न्यायाधीश को अधिकरणित कहकर संबोधित किया गया। धार्मिक व्यवस्था हमने देखी तो हमने क्या देखा कि ये वैष्णव धर्मानुयायी थे तथा बौद्ध धर्म का उत्थान भी इस काल में साथ साथ होता जाता है। देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर गुप्त काल से संबंधित है तथा मूर्तियों और मंदिरों के निर्माण की जो निर्माण यहाँ से शुरू होता है, यानी कि गुप्त काल से। तथा हमने देखा सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार है। अब समाज जो है समाज अब जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। तथा फयान ने यहाँ पर अंत्य और चांडाल के विषय में बात की, यानी अस्पृश्य वर्ण थे इस काल में। तथा एक महत्वपूर्ण बात हमने यहाँ पर देखी थी कि कायस्थों का उद्भव जो एक नई जाति से संबंधित तथ्य है, तो कायस्थों का उल्लेख याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। तथा स्त्रियों की दशा में इस वक्त गिरावट आई। इसके साथ ही हमने देखा यहाँ की अर्थव्यवस्था किस प्रकार थी तथा जो है गुप्त काल में प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। तथा यहाँ की मूर्ति कला और चित्रकला यानी अजंता और बाघ की चित्रकला जो है गुप्त काल से संबंधित है। इस प्रकार से आज ये ओवरऑल चैप्टर कंप्लीट हो गया है और इसको वीडियो को पढ़ने के साथ ही बुक्स की हेल्प लें तथा ऑब्जेक्टिव बनाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।